आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। इस इकाई में सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने और बाजार, फैक्ट्री और लोगों की कार्य स्थितियों पर लागू होने वाले कानूनों की क्रियान्वित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात की समझ प्रदान करना है कि सरकार की यह भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दों से किस तरह जुड़ी हुई है। मौलिक अधिकारों के साथ यह जुड़ाव ही पिछले अध्याय में उठाए गए मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ देता है कि कक्षा 6 और 7 में पाठ्य पुस्तकों में आजीविका और बाजारों में हुई चर्चा को अध्याय 10 के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 9 में जन सुविधाओं पर चर्चा की गई है। यहाँ पानी की एक अहम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि सुविधाएं का क्या मतलब होता है और ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इनकी जिम्मेदारी उठाने में सरकार की अहम भूमिका निभाने की जरूरत क्यों होती है। पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता की सवाल जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दे में काफी महत्वपूर्ण है। कक्षा के भीतर होने वाली चर्चा में जन सुविधाओं के विषय में सरकार की भूमिका का मौजूदा असमान वितरण दोनों को ही एक दूसरे से अलग कर लें तो बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है तो इसके आधार पर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि सरकार जन सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। अध्याय 10 में आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार को केंद्रीय या भूमिका पर चर्चा की गई है। ऐसे मोटे तौर पर कानूनों के जरिए किया गया है। इस अध्याय में मौजूदा कानूनों को लागू करने और बाजार में मजदूरों को उपभोक्ताओं और उत्पादों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने के महत्व पर खास जोर दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी को कानून की लापरवाही की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। संभव है कि बहुत सारे विद्यार्थी ने इन दुर्घटना के बारे में न पढ़ा हो। बेहतर होगा कि उन्हें इस घटना के बारे में अनुसंधान करने और स्कूल के लिए एक दीवार पत्रिका, वॉलपेपर या लघु नाटकी तैयार करने में मदद दी जाए। पुस्तक के आखिरी में जिन वेबसाइटों का उल्लेख किया गया है वहां से आप अतिरिक्त संदर्भ सामग्री जुटा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐतिहासिक मोड़ थी जिसे पर्यावरण के मुद्दे पर आर्थिक कानूनों के गहरे तौर पर जोड़ दिया। मजदूरों व आम नागरिकों की प्रति उद्योग जगत और सरकार की जवाबदेही का विचार इस अध्याय का केंद्रीय तत्व है। जन सुविधाएं। अन्नागार, राम गोपाल, अम्मू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाके गुजर रहे हुए जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। सौदापेट, पद्मा, मडिपाक्कम जन सुविधाएं में शिवा, मल्लापुरम, सुब्रह्म वाटर टीम पर चेन्नई के लोग और पानी। रामगोपाल जैसा आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्नागार नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हर भरे बाग बगीचे वालों यहाँ इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नाले में 24 घंटा पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री रामगोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रह्मण्य के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराता है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकर का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रह्मण्य टैंकर से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करते हैं। पीने का पानी को साफ करने के लिए लोगों के घर में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मडिपक्कम के एक मकान में शिवा महिला मंजिल में किराए पर रहता है। पहली मंजिल किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वो अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वह सौदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपये माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी की अन्य स्रोत। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार
को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टी भरने का मौका मिलता है। इस पानी को लोग नहाने धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवार को पानी ही नहीं मिल पाता है, उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। चित्र में आपने ऊपर उल्लेखित 4 स्थितियों को देखा है। आप बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुने। आपकी राय में सुब्रह्मण्य और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। आपके इलाके में जल पूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। देश के ज्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या चेन्नई के सभी के लिए पानी का संकट है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है। 2 कारण बताइए। जीवन के अधिकतर जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसे बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफी ऊपर है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीयों मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब है यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि वह एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी को स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीश ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह वहां गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। जन सुविधाएं पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दोनों सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इस तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी चित्र में दिखाया गया है। दिल्ली में जल टैंकर से जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र 2002 गोल 06 SDGs क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंश्योर availability and the sustainable management of water and the sanitation फॉर ऑल, सतत विकास लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता WWUNDP ऑर्गेनाइजेशन। किसी जन सुविधा का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चे को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। सरकार की भूमिका, चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आना चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से यह एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझने की जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनी मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप यह समझ चुके होंगे कि ज्यादातर जन सुविधाएं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ करने
या मलेरिया रोधी अभियान चलाने के लिए किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों के टैंकर या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती है, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोगों ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्चा करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। चित्र में ये दिखाया गया है। पहले दूसरे संविधान के अनुच्छेद 6 से 14 वर्ग की गारंटी देती है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा, स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता एवं शोधार्थी के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। ये सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसे बीमारी का उन्मूलन भी इसी तरह की योजना के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। को यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों को मूलभूत जरूरतें पूरा की जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिम तौर पर सरकार के ऊपर ही आना चाहिए। सरकार की जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चे को खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चे की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजना के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार का को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने, आखिरी में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल कर पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सके। ये सरकार जिन पर धन व्यय करती है रुपया कहाँ जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे, पेंशन 5 पैसे, अन्य व्यय 8 पैसे, वित्तीय आयोग और अन्य वंतरण 8 पैसे, आर्थिक सहायता 9 पैसे, रक्षा 9 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजना 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजन 10 पैसे, ब्याज आयादगी 10 पैसे। स्रोत केंद्रीय बजट 2018 टू 2019। अम्मू देखो, तुमने सदा पेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहां क्या हालत होती होगी। कुमार, किसी झुंगी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? अम्मू, झुंगी बस्ती ऐसी क्यों होती है? क्या यह जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? कुमार, मेरे ख्याल में तो जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनमें भी तो कुछ अधिकार है। कुमार गुस्से में, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो उसे रास्ते तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुंगियों में जिंदगी कैसे होगी? कुमार, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं का जीवन के अधिकार की हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों को अवहेलना न हो ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। आप किसकी राय से सहमत हैं?
जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने का जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी? सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम दो निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर बहुत सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई असर न छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? तीसरा, अपने घरों के पानी के बिल को देखो और पता लगाइए कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाइए कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजे को कक्षा में शिक्षक को दिखाइए और चर्चा कीजिए। ये केंद्रीय सरकार की कर राजस्व रुपया कहाँ से आता है? सीमा शुल्क से 4 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्त से 4 पैसे, माल व सेवा कर व अन्य से 23 पैसे, उधार और अन्य देयताओं से 19 पैसे, निगम कर से 19 पैसे, आय कर से 16 पैसे, कर भिन्न राजस्व से 8 पैसे, केंद्रीय शुल्क उत्पाद से 8 पैसे। स्रोत केंद्रीय बजट 2018-19। कम दूरी के लिए बस ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इसी काम को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल की पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट में 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था। कुछ लोगों को कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे में जरूरत न पड़ती और लोग की जरूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है कि आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? ये चित्र में दिखाए गए हैं, बस में लोग यात्रा करते। मेट्रो दूसरी दिखाई गई है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जन सुविधाएं कुछ बहुत मायने में रखती हैं। जैसा कि आप अध्याय में की शुरुआत में हमने देखा था कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिकाओं की आपूर्ति में शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाके में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाके में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाके में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूसरे बस्तियों को पानी कम मिलता है। जलापूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादातर आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरण के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीबी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशी दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टोंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है। किसान से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनी शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीद कर शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामदूर, पालूर,
करुणगिझी जैसे कस्बों और शहरों में उत्तर में स्थित गांवों में पानी लाया जाता है, जिसमें 13,000 से ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन पर पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छीन जाता है, बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। विकल्प की तलाश। चेन्नई में स्थिति कोई अनूठी नहीं है। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देशों के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनी ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों के प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी एक बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी पानी तक मिलता है। नगर पालिका की जलापूर्ति सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि क्योंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहर ही जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील में रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दुनिया भर में जलापूर्ति का जिम्मेदारी सरकार पर ही रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था का उदाहरण बहुत कम है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स देखिए, ये चित्र में दिखा गया है गोल 11 एसडीजी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी सतत विकास लक्ष्य 11 सहावनी शहर और समुदाय WWUNDP ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया। चर्चा करें कि अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा, या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादा शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीब से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग जो भी फायदे होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधन का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। जलापूर्ति, तीसरी बात, जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई। ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत पर भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो ये दंगे भी फैल गए कि जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। चौथी, भारत सरकार में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है। उनकी सफलता के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देते हैं। मुंबई की जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और विपणन के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी की टैंकर की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसीलिए इन टैंकरों को अनुबंधित किया जाता है। गोल 12 एसडीजी रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन सतत विकास लक्ष्य 12 जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पाद WWUNDP ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर
के भाग में आए कुछ मुख्य विचारों पर भी चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय क्या किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर होगा? ये चित्र में दिखाया गया है मुंबई के उपनगरीय रेलवे की एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढते आते हैं। इस बात पर गौर करें कि सरकार में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारणतः मेहनतकाश लोगों शहर में ही नहीं रह सकते। मेहनतकाश लोग शहर में नहीं रह सकते। स्वच्छ संबंधी सुविधाओं का विस्तार। हमारे लिए पैखाने शौचालय होने हैरानी कहा। हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अशुद्धों की शिकायत को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता को ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 की सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 87% परिवार के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छ सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवार के पे ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादातर कमजोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशकों से निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन में 8500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाई और लगभग 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए गए हैं, जिससे 2 करोड़ लोगों इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ के सरकारी पैसों से शौचालय इकाई बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध किए गए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसों से पूरी की जाती है। शहर में शौचालय के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है कि खुद यह जानना चाहेंगे कि ये शौचालय कैसे होते हैं। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोग का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें औरतें और लड़कियों पर ज्यादा गहरा असर पड़ेगा? ये चित्र दिखाएं 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है। निष्कर्ष, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होती है। भारतीय संविधान में पानी, स्वच्छ शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसी प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानताएं दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाएं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं की कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समता परक ढंग से मिलनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न नीचे दिए गए हैं। ये संकलन शब्द स्वच्छता, मानव मलमूत्र को अच्छी ढंग से नष्ट करने की सुविधा, इसके लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाई जाती है। संक्रमण से बचने के लिए ऐसे करना जरूरी होता है। कंपनी एक तरह की व्यवसायिक संस्था होती है जिसका स्थापना कुछ लोगों या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूह या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुंच, हर व्यक्ति को
कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है, तो उसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए, घर में नल में पानी आ रहा है तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या वह मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। मूलभूत सुविधाएं: भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं।